Hello students, welcome back. Now let's go and move on to plant breeding. So till the last video we have completed about animal husbandry. How do we improve the quality of animal and animal products? Now we'll go on to plant breeding. तो उसी तरीके से जिस विजन से we are doing animal breeding and infrared technological works and all, we will do the same thing with respect to plants also. So what plant breeding is? Plant breeding is the genetic manipulation or improvement of crop in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, which have good yields, and they are also disease resistant. ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी प्लांट ब्रीडिंग यूज़ करके भी क्रिएट डिज़ायर्ड प्लांट जो अच्छे तरीके से कल्टीवेट किए जा सकते हैं, उनका यील्ड अच्छा मतलब प्रोड्यूस अच्छा है, डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है. जब ग्रीन रेवोल्यूशन दुनिया में स्टार्ट हुआ था बाय अ साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग. ही वाज अ मैक्सिकन साइंटिस्ट हु improved the quality of wheat plants, and that led to large scale production of wheat in Mexico and America and all and the nearby areas. So what happened, inspired by that particular event, green revolution happening in American continent, an Indian scientist M.S. Swaminathan, Monkambu Sambasivan Swaminathan, in short he is called M.S. Swaminathan. He is called the father of Indian green revolution. He contacted same Dr. Norman Borlaug and he introduced Mexican varieties of wheat in India. That is by plant breeding. They made cross breeding and all. I'll tell you कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ हैं. and they introduced Mexican varieties of wheat in India, and that led to the improved production of wheat in India. ओके, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, एंड दैट वाज द टाइम कि इंडिया भी काफ़ी ग्रो करने लगा, एंड इंडिया बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ व्हेन इट कम्स टू क्रॉप्स एंड ऑल. एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ. ठीक है, तो इसमें क्या क्या करते हैं, देयर आर वेरियस स्टेप्स इन द प्लांट ब्रीडिंग. मतलब एक न्यू वैरायटी बनाने में, ऑफ कोर्स जब हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट what डेवलपिंग अ न्यू वैरायटी. तो सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसको हम कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म भी बोलते हैं. लेट्स सी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होता है, इज़ द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, राइट. जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस करने का 1 2 3 4 जो भी आप बोलो ऑर्गेनिज्म, सबकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होती है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है. वही तो हम करते हैं ना कि दोनों सबको कंबाइन कर देते हैं तो एक नया वैरायटी बनता है. तो ये अब सारी क्वालिटीज़ जो डिफरेंस वेरिएबिलिटी होती है किस चीज़ में मौजूद होती है, जीन्स में मौजूद होती है, राइट. एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स. तो सबसे पहला काम करते हैं जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करते हैं. व्हाट इज़ जर्म प्लाज्म? जर्म प्लाज्म इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन अ क्रॉप एंड इट्स रिलेटेड स्पीसीज. ओके, तो एक क्रॉप के अंदर और उस स्पीसीज़ के अंदर टोटल जितने टाइप के जीन्स मौजूद होते हैं उसी के कलेक्शन को बोला जाता है जर्म प्लाज्म. तो जर्म प्लाज्म हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, इम्प्रूव्ड वैरायटी के लिए, ऐसी वैरायटी के लिए जिसके कल्टीवेशन में प्रॉब्लम ना हो. कभी कभी देसी वैरायटीज़ का भी किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कहीं कहीं लोकल और देसी वैरायटी ज़्यादा अच्छे होते हैं, कहीं कहीं वाइल्ड स्पीसीज ज़्यादा अच्छा होता है. तो दैट इज़ कलेक्टेड. उस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया जाता है. देन द इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. तो इवेलुएशन, अब जो जर्म प्लाज्म जो है उसको इवेलुएट करते हैं कि उसके अंदर जो कैरेक्टर मुझे चाहिए वो सही से है या नहीं. ठीक है, तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन के लिए क्या करते हैं, वही सीड्स वगैरह इकट्ठा किया जाता है. ठीक है, प्लांट्स, सीड्स, मतलब आपने प्लांट को ले लिया जिसकी वैरायटी अच्छी है, जिससे दो लोगों के बीच में, तो एक तरीके से वही क्या हो गया आपका जर्म प्लाज्म हो गया. जर्म प्लाज्म का मतलब ये नहीं कि जीन निकाल के रखना है, नहीं. कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म मीन्स collecting all the plants or its seeds
whose genetic variability we want to introduce in some other species. ओके, तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब उसका इवेल्युएशन करते हैं, मतलब जितने भी हमने सेलेक्ट किए हैं अब उसमें हर एक आदमी नहीं, हर एक प्लांट को एनालाइज करेंगे कि जो कैरेक्टर मुझे चाहिए उसमें सबसे अच्छा कौन सा है। ठीक है, जैसे कि राइस है तो राइस में लॉन्गर ग्रेन्स, इंटरमीडिएट ग्रेन्स, शॉर्टर ग्रेन्स, अलग अलग टाइप की चीज़ होती है। उसी तरीके से ये क्या बोलते हैं, वीट के भी होते हैं, अलग अलग सीड टाइप्स होते हैं। राइस का जब बात करोगे तो लोग लॉन्ग ग्रेन राइस पसंद करते हैं, लंबा दाने वाले। तो जिसकी लॉन्गर ग्रेन्स ज़्यादा हो गए ऐसे प्लांट्स को हम इवेल्युएशन करते हैं, किसका बड़ा छोटा क्या है, और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे प्लांट्स को। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। जो भी पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किया है उसको क्रॉसिंग की जाती है, मतलब मेल एंड फीमेल सेलेक्ट करके उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। तो जब दो अलग स्पीसीज़ के प्लांट्स को रिप्रोडक्शन करवाया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉसिंग ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स फॉर ब्रिंगिंग देयर जीन्स टुगेदर। ठीक है, कुछ भी हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर हो सकता है, जैसे मैंने लॉन्ग ग्रेन बताया, या किसी में हाई प्रोटीन क्वालिटी हो, किसी के अंदर डिजीज़ रेसिस्टेंट हो। मान लो एक सपोज़ करो एक वीट है, उसकी प्रोटीन क्वालिटी और प्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है और उसमें प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक दूसरा प्लांट है जहाँ पे प्रोटीन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन डिजीज़ रेसिस्टेंट, उसको बीमारी नहीं होती है। तो मैं इन दोनों पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लूँगा। इवेलुएट किया मैंने, पता लगा किसके अंदर क्या फीचर है, दैट इज़ इवेलुएशन। अब सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब इनकी मैं क्रॉस ब्रीडिंग करवाऊँगा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वन प्लांट विथ गुड प्रोड्यूस अनदर प्लांट विथ डिजीज रेजिस्टेंस। अब इन दोनों का रिप्रोडक्शन करवाएंगे, दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, वही चीज़ हमने किया था। तो जब मैंने उस प्लांट को सिलेक्ट करके और रख लिया अपने पास, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। फिर मैंने इवेलुएट किया कौन ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट है, किसका प्रोड्यूस ज़्यादा है, किसकी प्रोटीन क्वालिटी अच्छी है, किसकी फ़ैट क्वालिटी अच्छी है, दैट इज़ इवेलुएशन। और सिलेक्ट और इवेलुएट करने के बाद जो मुझे अच्छा लगा उसको रख लिया, तो दैट इज़ सिलेक्शन। नाउ क्रॉस ब्रीडिंग उनकी करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो वो हम करवाते हैं। तो कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन भी जो होता है वो भी बहुत लंबा टाइम भी लेता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम तक उनके बीच में जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। एक वैरायटी है वीट की HUW468, 12 साल लगे थे इसको डेवलप करने में, सोचो कितनी बार हुआ। उसी तरह वीट की दूसरी वैरायटी है 306। ठीक है, इसको भी बहुत लगा था। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक होता है। मतलब इंट्रा स्पेसिफिक मतलब दो इंडिविजुअल ऑफ, ठीक है, इंट्रा बोल रहे हैं, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। और इंटर स्पेसिफिक मीन्स टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, दैट इज इंटर स्पेसिफिक। जैसे राइस की एक वैरायटी ADT37, ये दो अलग स्पीसीज, ओराइजा जैपोनिका और ओराइजा इंडिसेस के बीच में रिप्रोडक्शन के बाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद शुगर केन का सैक्रम ऑफिसिनेरम एंड सैक्रम बारबेरी, ये दो अलग स्पीसीज हैं। तो दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करवाया तो वो कर रहा है इंटर स्पेसिफिक, दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। ओके, कुछ नाम आगे भी बताऊंगा मैं उसका। तो ये हुआ क्रॉस हाइब्रिड। तो पहला स्टेप का था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी और जर्म प्लाज्म, दूसरा इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तीसरा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अभी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तो हम लोग तो सिलेक्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, देन सेल्फिंग मीन्स जो प्लांट्स हैं जिसका जैसे डिजीज रेजिस्टेंट वाला है तो उसको उसी तरीके के प्लांट्स के साथ पहले रिप्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो होमोजाइगस जीन क्रिएट हो जाए। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्लांट क्रिएट हो जैसे डिजीज रेजिस्टेंट वाला है तो उसको दूसरे डिजीज रेजिस्टेंट वाले ही उसी से रिप्रोड्यूस करवाया जाएगा। एक जो मैंने अच्छी प्रोड्यूस वाला सेलेक्ट किया था उसको अच्छे प्रोड्यूस वाले से ही, मतलब दोनों को पहले सेल्फिंग करवाया जाता है ताकि उस जीन का अमाउंट उस प्लांट के अंदर बढ़ जाए। उसके बाद इमैस्कुलेशन करते हैं, मतलब कि उसमें प्लांट मेल पार्ट्स होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्यों, ताकि पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि हमारा एनीवेज
पर्पस क्या है, क्रॉस हाइब्रिडेशन, हम अपनी मर्जी से करवाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। फिर बैगिंग, जो भी फ्लावर इमैस्कुलेटेड हुआ है, मेल फ्लावर जो रिमूव किया उसको बैगिंग कर, मतलब पॉलीथीन बैग से उसको ढक दिया जाता है ताकि कहीं दूसरे किसी स्पीसीज़ का पॉलन ग्रेन आके ना गिरे। कौन सा पॉलन देना है वो तो मैं दूंगा, अपनी जो भी प्लांट हमने सेलेक्ट किया उसका। देन टैगिंग, अब जो भी है उसको हम कुछ राइटिंग में लिख देते हैं कि ये कि कब किस डेट को किया, किस टाइम को किया, कौन सा स्पीसीज है, ये मतलब एक टैग बना दिया जाता है। ओके, दैट इज टैगिंग। तो हाइब्रिडेशन के सब स्टेप्स हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सेल्फिंग, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, ठीक है। और तीसरा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, मतलब क्रॉसिंग अब करते हैं, ठीक है। मतलब अब मैं जिस भी अलग क्या बोलते हैं प्लांट्स का कैरेक्टर मैच करवाना चाहता हूँ, मतलब इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, उसका पॉलन ग्रेन लेके और जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उससे बैग हटाऊँगा और जो उसके फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर उसे डाल दिया जाता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, वो अपने हिसाब से हमने किया। उसके बाद पॉलिनेशन के बाद फिर से उसको कवर कर दिया जाता है स्टिग्मा को, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद बैग्स को हटा देते हैं एंड प्लांट्स आर अलाउड टू ग्रो। तो उससे जो पहला जनरेशन बनेगा उसको हाइब्रिड F1 हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स वगैरह बनेगा। अब जो प्लांट्स बनेगा उसको सिलेक्शन एंड टेस्टिंग की जाती है। अब टेस्ट करना पड़ेगा ना कि जो भी हमने इंट्रोड्यूशन करने की कोशिश की है कैरेक्टर की वो हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं जो भी प्लांट प्रोड्यूस हुआ है हाइब्रिड, उसको डिज़ायर्ड कैरेक्टर के लिए उसकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। फिर सेल्फ पॉलिनेशन उनका करवाया जाता है ताकि एक टाइम आ जाए कि फिर से उसके अंदर होमोजाइगोसिटी इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। और जो भी हमने टेस्ट करके सुपीरियर क्वालिटी सेलेक्ट किया, अब उसकी टेस्टिंग, रिलीज़ एंड कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। मतलब कि अब उसको खेतों वगैरह में अलाउ किया जाता है ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। कुछ फार्मर्स को सिलेक्ट किया जाता है, उनको बोला जाता है कि इसको ग्रो करवाइए। फिर हम जो भी क्वालिटी इंट्रोड्यूस किए जैसे डिजीज रेजिस्टेंस, फूड क्वालिटी, हाई प्रोडक्ट जो भी हो, फिर उसको फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, हर एक चीज़ की व्यवस्था की जाती है और ग्रो करवाया जाता है ताकि देखा जाता है कि जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमें मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के। कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ मतलब नाम ही है, हाई यील्ड मतलब हाई बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना। कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वीट की बात करें तो 1960 में इंडिया में 11 मिलियन टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन 2000 आते आते ये नंबर बढ़ के हो गया 75 मिलियन टन्स। राइस 35 मिलियन हुआ करता था 1960 में, जो कि बढ़ के हो गया लगभग 90 मिलियन टन्स, ठीक है। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि नई सेमी ड्वार्फ वैरायटी, मतलब न बहुत ज़्यादा लंबा न बहुत ज़्यादा छोटा वैरायटी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। किस नॉर्मन बोरलॉग के साथ कांटेक्ट करके और MS स्वामीनाथन ने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे 1963 में वीट की दो वैरायटीज़ कल्याण सोना एंड सोनालिका, नाम याद रखना पूछा जाता है। 1960s में कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया? इट वॉज कल्याण सोना एंड सोनालिका ऑफ वीट। इसको इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर यील्ड बहुत अच्छा था एंड दे वर डिजीज रेजिस्टेंट, और इंडिया के किसी भी पार्ट में वो ग्रो कर सकते थे। दूसरा था लरमा रोजा सोनोरा 64, ठीक है। छोटी लरमा, सेफ्ट लरमा, शरबती सोनारा, ये सब वीट की वैरायटीज़ बने। राइस की भी इसी तरीके से फिलीपींस में एक है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वहाँ से एक राइस की वैरायटी ली गई जिसको बोला जाता था IR8, और ताइवान से एक वैरायटी ली गई ताइचुंग नेटिव 1। अब इन दोनों को रिप्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। तो उसकी वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में। फिर बाद में 60s में ही दो और वैरायटी सेमी ड्वार्फ जया एंड रत्ना वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। देन शुगर केन का मैंने बताया ही आपसे। नॉर्थ इंडिया में पहले सैक्रम बारबेरी हुआ करता था, स्पीसीज़ है शुगर केन का सैक्रम बारबेरी, जिसमें शुगर कंटेंट और यील्ड दोनों बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। लेकिन साउथ इंडिया में एक हुआ करता सैक्रम ऑफिसिनेरम, उसके थीके स्टेम थे, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था उसका, शुगर कंटेंट भी हाई था, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में नहीं हो पाता था। तो सैक्रम बारबेरी नॉर्थ में होता था
लेकिन अच्छा नहीं था। सैकरम ऑफिसिनेरम साउथ में होता था लेकिन नॉर्थ में नहीं हो पाता था, लेकिन क्वालिटी अच्छी। साइंटिस्ट ने इन दोनों को रिप्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी, और जो प्रोडक्ट बना उसकी शुगर काफ़ी था उसमें, यील्ड अच्छा था, थिक स्टेम था, और वो नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर सकता था, तो ये फ़ायदा हुआ। उसी तरीके से मिलेट्स थे, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मेज, इन सब की भी क्वालिटीज़ इंट्रोड्यूस की गई। मिलेट्स क्या होता है? प्लांट्स प्रोड्यूसिंग लार्ज क्रॉप ऑफ, मतलब एक बड़ा सा प्लांट जो छोटे सीड्स प्रोड्यूस करता है, ऐसे को मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मस्टर्ड्स की भी नई वैरायटी इम्प्रूव की गई, जैसे कि पूसा स्वर्णिम, ठीक है, ये सब आए वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस करके इंडिया में। अब प्लांट ब्रीडिंग ये सब तो हुआ, अब प्लांट ब्रीडिंग को डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो तुरंत उनके अंदर बीमारी हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीमारी नहीं होती है, तो उसके लिए भी यही सब चीज़ें अप्लाई की जाती है। कोई भी सेलेक्ट कीजिए और उनकी ब्रीडिंग करवा दीजिए, ठीक है। बहुत सारी बीमारियाँ होती है, फंगल डिजीज़ होती है, जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, बहुत सारे। तो डिजीज़ का इट्स एन एबनॉर्मल अनहेल्दी सिचुएशन ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, डिफेक्टिव हेरिडिटी, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट और इन्फेक्शन, और डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन, और जिस इंडिविजुअल इन विच द डिजीज़ इज कॉज्ड बाई ए पैथोजन इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है रेजिस्टेंट प्लांट्स, और दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंस। एक टर्म होता है स्ट्रेन, ठीक है, इसका भी मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डिजीज़ को रेसिस्टेंट नहीं होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है ससेप्टिबल प्लांट्स, ठीक है। अब बात इसमें भी आती है किस तरीके से इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, तो इसमें भी वही चीज़ है। सबसे पहले आप जर्म प्लाज्म सेलेक्ट करोगे जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है, फिर पेरेंट्स की मेटिंग करवाओगे, मतलब क्रॉस हाइब्रिडेशन करवाओगे, फिर सेलेक्ट करोगे सुपीरियर हाइब्रिड्स को, सारे हाइब्रिड जो प्रोड्यूस होंगे उनका चेकिंग करोगे और सुपीरियर क्वालिटी को सेलेक्ट करोगे, फिर उनकी टेस्टिंग करोगे और रिलीज़ कर दोगे मार्केट में, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें की जाती है। इसमें आप देखोगे कुछ वैरायटीज़ दी गई हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंस जो डेवलप किया गया, जैसे कि वीट के लिए हिमगिरी बनाया गया, ठीक है। ये लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट को रेजिस्टेंस होता है। ब्रासिका मीन्स मस्टर्ड का, पूसा स्वर्णिम मैंने बताया आपको, कर्नल राई भी बोलते हैं इसे। ये वाइट रस्ट के अगेंस्ट में ये रहता है, रेजिस्टेंट होता है। कॉलीफ्लावर का पूसा सुब्रा, सोनोबॉल, ठीक है, इसमें ब्लैक रॉट नहीं होता है। काउपी, पूसा कोमल, एंड चिली, मतलब वो जो खाते हैं हम लोग क्या, मिर्ची वगैरह, उसका पूसा सदाबहार। ये टोबैको मोज़ाइक वायरस, लीफ कर्ल, इन सब से रेजिस्टेंट होता है। तो ये सारे के सारे डेवलप किए गए हैं प्लांट हाइब्रिडेशन मेथड से ही। अब बात आती है कि हम किस तरीके से वेरिएशन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। म्यूटेशन आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसके कारण वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो म्यूटेशन, ये सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इज अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दैट इज, जैसे कि उसके बेस सीक्वेंस में चेंज, डीएनए के बेस सीक्वेंस में, जैसे कि आप देख रहे हो ना अभी म्यूटेशन, जैसे कोरोना वायरस की बात होती है, हम बोलें कि वो म्यूटेट हो रहा है, रोज अपना रूप रंग चेंज कर रहा है, दैट इज़ म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो इसमें कैसे कैसे म्यूटेशन लाया जाता है? बेस सीक्वेंस चेंज कर दो, इससे क्या होता है डीएनए आरएनए में, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो इनका सीक्वेंस चेंज कर दो तो दैट इज़ म्यूटेशन। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज कर दो, क्रोमोसोम का नंबर चेंज कर दो, दिस आर ऑल म्यूटेशंस। अब कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो नेचुरली होते हैं, तो उनको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये सोमैटिक भी हो सकते हैं, मतलब जर्म सेल्स में भी हो सकते हैं, और सोमैटिक सेल्स में होते हैं, ठीक है।
अब जो सोमैटिक म्यूटेशंस होते हैं ऐसे प्लांट में किया जाता है जिनको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से नहीं, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो सोमैटिक म्यूटेशंस उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जैसे सीडलेस ग्रेप, ठीक है, नेवल ऑरेंज, बनाना, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, इनके अंदर सोमैटिक म्यूटेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एप्पल, मैंगो, पोटैटो, शुगर कैन, इन सब में सोमैटिक म्यूटेशन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जर्मिनल मतलब जर्म सेल्स में ही करना। जो प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं उनमें हम सोमैटिक म्यूटेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सोमैटिक म्यूटेशंस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। अब कुछ ऐसे भी म्यूटेशंस होते हैं जिनको हम अपनी तरफ से मैनुअली करते हैं, तो ऐसे म्यूटेशंस को बोला जाता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। देखो, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, हम म्यूटेशंस को इंड्यूस कर रहे हैं, केमिकल से, रेडिएशन से, ऐसे उससे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और वो एजेंट जिससे म्यूटेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, दे आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। केमिकल भी हो सकते हैं, रेडिएशंस भी हो सकते हैं। केमिकल्स में जैसे इथाइल मेथेन सल्फोनेट, EMS नाम याद है, सोडियम एजाइड, ये केमिकल म्यूटाजेंस हैं जो यूज किया जाता है। और रेडिएशंस को फिजिकल म्यूटाजेंस भी बोलते हैं, जैसे एक्सरे, गामा, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब दिया जाता है। तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं। तो हम म्यूटाजेंस मतलब म्यूटेशन करने वाले एजेंट्स मैनुअली ऐड कर रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन और आर्टिफिशियल म्यूटेशंस। आर्टिफिशियल म्यूटेशन के कारण ड्रोसोफिला जो का सबसे पहला स्पीसीज बनाया गया था, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट। और प्लांट की बात करोगे तो मेज में बनाया गया था सबसे पहला इंड्यूस्ड म्यूटेशन को। सो द यूज़ ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशंस इन प्लांट ब्रीडिंग टू डेवलप इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। म्यूटेशंस को यूज करके इम्प्रूव्ड वेराइटी बनाया जा रहा है प्लांट्स का, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम जो वेरिएशन इंट्रोड्यूस किए हैं तो उन वेरिएशन को सेलेक्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लो एक प्लांट के अंदर जो भी कैरेक्टर चाहिए था मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बहुत सारे प्लांट रिप्रोडक्शन में पैदा हुए हैं, तो हमें क्या करना है, उसमें से सिलेक्ट करना है कि मेरा वाला वेरिएशन गया है नहीं है। एक टर्म होता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन होता है जेनेटिक वेरिएशन एमंग प्लांट सेल्स ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, वही जब म्यूटेशन इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो जब कोई प्लांट को टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। और ये सब वेरिएशन जो है बहुत यूज़फुल वेराइटीज़ बनाने में हेल्प किया है हमें। इसके आप सोमैटिक म्यूटेशन भी यूज़ कर सकते हो और जर्म प्लाज्म भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक इंट्रोड्यूस करने का एक और तरीका होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज़ का जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया जाता है, उसके अंदर एक दूसरा जीन डाल के। जैसे सपोज़ करो वीट है एक, ठीक है, गेहूं का प्लांट है, अब उसके अंदर हम एक दूसरा, वीट वगैरह क्या होता है, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ऑल, फैट वगैरह नहीं होता है ज़्यादा। अब सपोज़ करो उसके अंदर मैं एक ऐसा जीन डाल दूं जिससे कि फैट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो व्हेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन इनटू अ प्लांट या मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो जीन ऐड किया हमने उसको बोला जाता है ट्रांसजीन। इसी कारण एक ऐसा प्लांट जिनके अंदर एक जीन ट्रांसफ़र किया गया है उस प्लांट को बोला जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट। तो दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग, नाम ही है जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग करना जीन के साथ। एक प्लांट का डिज़ायर्ड जीन को निकाल के किसी दूसरे के अंदर इंट्रोड्यूस करना इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जिस जीन को इंट्रोड्यूस किया है दैट इज कॉल्ड ट्रांसजीन, और जिस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। तो इस टेक्निक के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें पढ़ना है पूरा चैप्टर 11, 12 वगैरह में आएगा, बहुत डिटेल में पढ़ना है। कुछ प्लांट्स वेराइटीज़ बनाई गई हैं
जो इंसेक्ट वगैरह के भी रेजिस्टेंस है। स्टेप्स तो सेम ही रहेगा, सेलेक्ट करना जेरोप्लाज्म को, क्रॉस ब्रीडिंग करवाना, सेलेक्ट करना, टेस्टिंग करना, वो सब सेम ही है। जैसे कि ब्रासिका है, मस्टर्ड, ठीक है, उसके अंदर पूसा गौरव बनाया गया है जो कि एफिड्स मतलब इंसेक्ट से ये है रेजिस्टेंस है। फ्लैट बीन, पूसा सेम 2, 3, ओकरा, ओकरा भिंडी को बोला जाता है, पूसा A4, पूसा स्वामिनी, तो ये सब क्या है, पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस है। फूड क्वालिटी, प्लांट ब्रीडिंग फॉर फूड क्वालिटी, मतलब ऐसा माना जाता है कि दुनिया में 840 मिलियन लोग, 840 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको डेली जो फूड जितना चाहिए एडिक्वेट अमाउंट में वो मिल नहीं पाता है। 3 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया में ऐसी है जिनको प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं मिल जाती है। एक टर्म यूज़ होता है हिडन हंगर। हिडन हंगर मतलब एक ऐसा हंगर जो खाने पीने से रिलेटेड नहीं, भूख मिटती है, बट हिडन हंगर का मतलब होता है ईटिंग फूड विदाउट न्यूट्रिएंट्स, जिसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू, जैसे मानते हैं ना कि जैसे राइस वगैरह है, कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है, बट दिस इज़ ओनली कार्बोहाइड्रेट, तो बाकी प्रोटीन, फैट, ये सब चीज़ें हमें नहीं मिल रहा। तो पेट तो भर गया राइस खा के, लेकिन अब न्यूट्रिशन नहीं मिला बहुत अच्छे तरीके से, तो इसे ही बोला जाता है हिडन हंगर, ठीक है। तो हिडन हंगर का मतलब होता है ईटिंग फूड विदाउट एनी adequate vegetable, fruit, legumes, fish, meat, so that nutrient requirement is not fulfilled, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, डिजीज़, मेंटल रिटार्डेड, ये सब चीज़ें बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि एक प्लांट्स है उसके अंदर ये सब ये मिनरल कंटेंट वगैरह बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हाई प्रोटीन, हेल्थियर फैट्स इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है ऐड करना, बायोफोर्टिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जब हम प्लांट, ऐसे प्लांट की ब्रीडिंग करवाते हैं विच हैज़ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसलिए बायोफोर्टिफिकेशन किया जाता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके अंदर कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह की अमाउंट बढ़ाई जाती है। अब जो प्लांट ब्रीडिंग होता है दैट इज़ फॉर 4 पर्पसेस जनरली: प्रोटीन क्वालिटी और कंटेंट बढ़ाना, ऑयल क्वालिटी एंड कंटेंट बढ़ाना, विटामिन कंटेंट बढ़ाना एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट बढ़ाना। इन 4 चीज़ों के लिए की जाती है, ठीक है। जैसे मेज है, ठीक है, मेज हाइब्रिड जो होता है दैट इज़ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान। जो इसकी एग्जिस्टिंग वैरायटी है उसके कंपैरिजन में अगर आप मेज का हाइब्रिड लोगे तो उसके अंदर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड्स आर इन गुड क्वालिटी, ठीक है। उसी तरीके से वीट की एक वैरायटी है जिसके अंदर हाई प्रोटीन होता है, एटलस 66। इसको एज ए डोनर यूज़ किया जाता है फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट, ओके। तो हम ऐसे प्लांट्स वगैरह प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी है। अब आपने सुना होगा जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी के बाहर बनते हैं, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, उसे हमें खाने के साथ लेना पड़ता है। तो अब मैं ऐसा प्लांट बना दूँ जिसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनता हो तो बहुत सही हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा बाहर के सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो सीरियल्स होते हैं जैसे गेहूँ वगैरह हुआ, ये सब के अंदर 2 अमाइनो एसिड नहीं होता है ज़्यादातर, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान। लेकिन जो क्या बोलते हैं पल्सेस होते हैं उनके अंदर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान होते हैं, ठीक है। फिर उल्टा, पल्सेस जो होते हैं दे आर डेफिशिएंट इन मेथियोनिन एंड सिस्टीन, लेकिन सीरियल प्लांट्स में ये ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग क्वालिटी के हैं, इनका रिप्रोडक्शन करवा देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड प्लांट के अंदर ही बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो है उसने भी बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप्स डेवलप किया है जिसके मिनरल्स और वाइटामिन क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, जैसे कैरेट का, पम्पकिन का, स्पिनच, विटामिन C,
टमाटो मस्टर्ड ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। Let me close this video. In the next video we'll read further about single cell protein.